नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बांकीपुर हार के दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संसद में मिले। प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। दोनों मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बांकीपुर में बीजेपी की हार हुई, वहीं दतिया में भी बीजेपी की हार हुई। वैसे तो वो सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी वहाँ पे सत्ता में है, इसलिए ये माना जा रहा था कि बाईपोल में कहीं न कहीं बीजेपी उस सीट को निकाल लेगी, लेकिन उसमें सफलता मिली। सवाल ये है कि ये सीट और यहाँ पे हार जो उपचुनाव में हुआ है, वो सिर्फ़ 2 सीटों का मसला नहीं है। इसके पीछे कई सारे संदेश, कई सारे मैसेजेज़ छुपे हुए हैं। क्या राजनैतिक दल, सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, इन मैसेजेज़ को डिकोड करने की कोशिश करेगा? क्या कोर्स करेक्शन करने की कोशिश होगी? तो आज के कार्यक्रम में हम इन सवालों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं स्टार सफ़ेद और इसमें आज के जो सवाल हैं कि क्या राजनैतिक दल इस हार से सीख लेंगे, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष? दूसरा सवाल है, क्या देश का मूड बदल रहा है? क्या जिस तरह से जंतर-मंतर से लेकर अलग-अलग, चाहे वो तमिलनाडु हो, जिस तरह से बांकीपुर में बीजेपी की हार हुई, वहाँ पर जेन ज़ी जनरेशन यूथ फैक्टर एक काफ़ी क्रूशियल फैक्टर इवॉल्व हो रहा है, तो क्या देश का मूड बदल रहा है? तीसरा जो सवाल है, क्या पीके की स्ट्रैटेजी में बीजेपी ट्रैप हो रही है? क्योंकि आज की जो मुलाकात थी नीतीश कुमार से, वो सिर्फ हार की चर्चा के लिए नहीं थी, बल्कि ये माना जा रहा है कि क्या बीजेपी वहाँ पे नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में भी कदम बढ़ा सकता है? तो इन सवालों को हम समझने की कोशिश करते हैं आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट शेखर अय्यर जुड़ रहे हैं, साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट आरती जेरत जुड़ रही हैं और सीनियर जर्नलिस्ट संजय कुमार जुड़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं शेखर आपसे। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियाँ जो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ऑर्गनाइजेशन के साथ, लीडरशिप के साथ और एक कन्वेंशनल उनके काम करने का तरीका है, उससे चलती हैं, वो कुछ सीखेंगी? क्योंकि आज जब मैं संसद में गिरिराज सिंह को देख रहा था, तो उनकी एक बाइट आ रही थी, जिसमें गिरिराज सिंह ये कह रहे थे कि 2009 में भी बाईपोल हम हारे थे, 2010 में किस तरह से नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम 202 सीटें हमें जीतने को मिली और उसके बाद ये सब जंगल राज वाले फिर से कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जंगल राज आ जाए, वैसा नहीं होने देंगे। तो लगता तो नहीं है कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है, उससे इतर कोर्स करेक्शन होगा, लेकिन आपको लगता है कि मैसेज बड़ा है, सीखने की ज़रूरत है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए? बिल्कुल खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत मैसेज है इसमें। पार्टी से ज़्यादा मैं कहूँगा पार्टी के नेतृत्व को है, क्योंकि बांकीपुर को लिया जाए पटना के सबसे बड़ा एक इंटेलेक्चुअली एलिट कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है। एलिट कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब ये नहीं है कि कोई खास ये इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे बाकी जो पढ़े फॉर्मूला लिखे बाकी मिडिल जो क्लास के लोग नहीं वहाँ पे हैं। बिहार के बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो फॉर्मूला आप अपनाएंगे वो यहाँ पे नहीं होता है। बिल्कुल। और दूसरी बात, ये पार्टी नए पार्टी अध्यक्ष का कॉन्स्टिट्यूंसी था। लगातार उनके फादर पहले थे नितिन नवीन के, 95 से है वो, फिर इनका भी 2005 से ये है। और जो बड़ा फैसला जो प्रधानमंत्री ने लिया, नितिन नवीन को बिहार से आके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए, एक प्रकार से कई पीढ़ियों की ये ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब आप सेकेंड जनरेशन नहीं, मतलब बहुत लीडर्स जो बीच में होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिस्ट में आ सकते थे प्रोबेबल्स, वो सब जम करके आ गए। तो ये एक्सपेरिमेंट एक तरफ से, इस तरह के एक्सपेरिमेंट प्रधानमंत्री पहले भी किए हैं, पहले क्लिक हुआ है, लेकिन कई जगह पे अभी क्लिक नहीं हो रहा है। जैसे राजस्थान में ले लीजिए, भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए, या मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को बनाए, वहाँ भी बहुत चर्चा चल रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट जब क्लिक हो जाता है तो फिर लगता है भाई मोदी जी को तो फॉर्मूला आता है, एकदम वो आगे ले जाते हैं, बड़े बोल्ड डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये ऐसा एक समय आ गया है जहाँ पे कि आप अगर फैसले ले लेंगे और उस फैसले के बाद जब एक विपरीत परिणाम आता है तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि आपके पार्टी के अंदर भी प्रॉब्लम्स हुई है। जैसे बांकीपुर को लेकर पिछले 3 हफ्ते से यही बात चल रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता नाखुश हैं कैंडिडेट से, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है।
कल काउंटिंग के समय में ये बात आई, कई जगह पे बीजेपी के वर्कर्स वहां पे मौजूद नहीं थे। एक प्रकार के डिसअपॉइंटमेंट है कैंडिडेट को लेकर। और दूसरी बात बाकी जो इश्यूज है, क्योंकि अभी हाल में तो कांग्रेस जनता पार्टी की बड़ी प्रोटेस्ट हुई थी, वहां हिंसा हुआ था, पुलिस की कार्रवाई भी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, जो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना नीतीश कुमार के बाद, उसको लेकर पार्टी में और पार्टी के सपोर्ट बेस में, क्योंकि नीतीश कुमार जिस वर्ग के उसी वर्ग के सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी के फादर शकुनी चौधरी भी आरजेडी में रहे, और अपने आप को सम्राट चौधरी एक बीजेपी का ओबीसी फेस बनाने की कोशिश में ही उनको बनाया है। तो ये सारे को लेकर पार्टी के अंदर किस तरह चल रही है, उसका एक बाकीपुर, एक जैसा लगा कि भाई एक वेट मिला पार्टी कार्यकर्ता को, लीडर्स को। ये ऐसा बाइपोल नहीं है कि एक बाइपोल हो गया तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और प्रशांत किशोर का रिस्पॉन्स भी देख लीजिए, वो कहीं क्लेम नहीं कर रहे कि जन स्वराज के लिए कोई बड़ा ये हुआ है, क्योंकि अभी आप जितने भी आज इंटरव्यू देखे उसमें प्रशांत किशोर की जो लैंग्वेज है वो दिखलाती है कि कितने वो मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि एक सीट जीतने से हम कोई बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे, मैंडेट तो बीजेपी को मिला है, और गुजरात में जब फैक्ट्रियां लग सकती तो बिहार में क्यों नहीं लग सकती। तो वो बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ अपनी बात, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, जो मैसेज देना है वो दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उनकी प्रतिक्रिया एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे है, एक जीते हुए कैंडिडेट की तरफ नहीं है वो। बिल्कुल, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई इससे कोई ये नहीं है, क्योंकि अभी कितना वो 268 कैंडिडेट्स दिए थे बिहार चुनाव में, 266 कैंडिडेट का डिपॉजिट चला गया था और स्वयं नहीं लड़े थे, तो उसका भी बड़ा असर पड़ा। लेकिन बीजेपी के लिए इसको लाइटली नहीं लेंगे, मुझे मानता, क्यों लाइटली ले भी नहीं सकते, क्योंकि आप अगर ऊपर के नेतृत्व तय कर लिया भाई फलाना चीफ मिनिस्टर है, फलाना पार्टी अध्यक्ष है, वो तुरंत एक इलेक्ट्रिक करंट जैसे काम करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी समय बदल रहा है, 12 साल आ गए हैं, मतलब 12 साल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है भाई बाकी चीजें आ रही है। देखिए, जब तक मोदी जी बीजेपी के लिए चुनाव जीते रहेंगे कोई चैलेंज नहीं रहेगा अंदर से, लेकिन जब चुनाव में रिवर्सेस आएंगे तो हमने पहले भी देखा है। देखिए, एक समय था 2004 के बाद जब बीजेपी में कितना उथल पुथल हुआ। बिल्कुल, जब इंडिया कार्यकाल वाजपेयी जी के नेतृत्व में इंडिया कार्यकाल समाप्त होने के बाद, फिर 2009 में आपने देखा अद्वानी जी को प्रोजेक्ट करते के बाद पार्टी के अंदर जो हुआ वो तो बहुत होगा ही। तो ये सारी चीजें एक प्रकार से एक आपको इंडिकेट कर रहा है कि किस तरह चीजें बदल रहे हैं, और पार्टी को अभी कान खोल के, आंख खोल के देखना है कि आने वाले समय और भी चुनौती बढ़ेगी। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव है, उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश में तो आप कह सकते हैं योगी किसी तरह खींच लेंगे, लेकिन उत्तराखंड ले लीजिए, उत्तराखंड में ग्राउंड परसेप्शन पार्टी लीडर्स को लेकर, मंत्रियों को लेकर, विधायक को लेकर वो पॉजिटिव नहीं है। शेखर, चूंकि आपने और हमने बीजेपी कवर किया है, आपको लगता है कि जिस संकेत की तरफ आप इशारा कर रहे थे कि जब एक अश्वमेध का घोड़ा जब दौड़ रहा होता है तो उसमें आप कोई भी फैसले ले लीजिए और वो चल जाता है, और चूंकि प्रधानमंत्री का जब शुरुआती दौर था तो उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो कि गलत भी था, लेकिन जनता ने उसको एक्सेप्ट किया, या फिर आप उसको जिता के ले आए तो इसलिए किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। अब आप 12वें साल में हैं, 12वें साल में सरकार की अपनी फटीग होती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, आपके जो ग्रामर थे, मुहावरे थे, उस पे जनता एक तरह से क्वेश्चन करने लगती है या उबने लगती है। उसको कोई नया मुहावरा चाहिए, नया ग्रामर चाहिए, नया चेहरा चाहिए। आपको लगता है कि जो वाजपेयी आडवाणी का फार्मूला था कि स्टेट में जो एस्टैब्लिश छत्रप हैं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में एस्टैब्लिश छत्रप हैं, जिनको कई साल लगते हैं, 30, 40, 50 साल लगते हैं। प्रमोद महाजन कहते थे कि एक नेता को बनने में 40, 50 साल लगते हैं। उनको वो ग्रूम करते थे, उनमें हमेशा विश्वास बनाए रखते थे। मोदी ने ग्रामर उलट दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने तरीके से एक नई पीढ़ी को आगे करेंगे, जो कि जरूरी भी है, लेकिन वो एस्टैब्लिश्ड लीडर नहीं है। अब उनकी जो फॉल्ट लाइन है वो दिख रही है, चाहे मोहन यादव की फॉल्ट लाइन दिख रही है, भजन लाल की दिख रही है, सम्राट चौधरी की दिख रही है, या फिर किसी को भी आप अलग अलग राज्यों में देख लें कि वो जिताने की क्षमता उनकी नहीं है।
वैसी स्थिति में आपको लगता है कि कोर्स करेक्शन बीजेपी करेगी, कुछ नए सोच, नया कुछ ग्रामर लाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री के ऊपर ही डिपेंडेंसी बनी रहेगी? तो प्रधानमंत्री पे तो डिपेंडेंसी एक जगह पे है, लेकिन ये कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करना पड़ेगा यंग फेस और एक्सपीरियंस, ये दोनों। देखिए, अब भजन लाल शर्मा के सामने जो चुनौती है, या देखिए मोहन यादव भी इतने पूरा मतलब फ्रेश नहीं है, वो भी काफी समय बिल्कुल, मंत्री रहे कैबिनेट हैं। मिनिस्टर थे, ले, बिल्कुल। लेकिन जो कैलकुलेशंस है ना, इस लगता है कि प्राइम मिनिस्टर कैलकुलेशन कहिए, बीजेपी के नेतृत्व कैलकुलेशन कहिए, इस बार लग रहा है कि ये कैलकुलेशंस ठीक नहीं बैठ रहा है। और मैं ये जरूर मानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर हो या बीजेपी के नेतृत्व हो, जरूर करेंगे कोर्स करेक्शन। ऐसा नहीं है कि वो अड़े रहेंगे अपने बातों पे। देखिए, हर चीज को, ये छात्र आंदोलन लेकर कई चीजों पे लग रहा है भाई सरकार और पार्टी दोनों उसको ठीक से ग्राउंड को समझ नहीं पाए हैं। बिल्कुल। आरती, आप कैसे देख रही हैं कि आपको लगता है कि देश में 3 ऐसी घटनाएँ हुई। पहला तो तमिलनाडु में विजय, जिनके पास कोई संगठन नहीं था, सिर्फ चेहरा था, और चेहरे पे लोगों ने कैंडिडेट को भी नहीं जानते थे, लेकिन यंगस्टर बेसिकली उस इलेक्शन का जिसको कहते हैं प्राइम मूवर थे। यंगस्टर ने विजय को सत्ता तक की दहलीज तक पहुंचा दिया। जंतर मंतर में किसी ने नहीं सोचा था कि जो सरकार 12 साल तक किसी मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं ली, वो एक ऐसे हैवी वेट मिनिस्टर का इस्तीफा लेने पे यंगस्टर ने मजबूत कर दिया, जंजी जनरेशन ने। बांकीपुर का इलेक्शन, जो बीजेपी जहां पे जिस सीट पे 30% से ज्यादा अपर कास्ट उस सीट पे है, यानी कि बीजेपी का जो बैकबोन है अपर कास्ट मिडिल क्लास, वो वहां पे है, लेकिन उसके बाद भी वो बीजेपी सीट हार जाती है। आपको लगता है कि देश का मूड कुछ बदल रहा है, और उस बदलते हुए मूड को जो कैच कर लेगा, जो समझ जाएगा, वो कोर्स करेक्शन करके रेलेवेंट रहेगा अगले चुनाव में? जो कोर्स करेक्शन नहीं करेगा, जिस तरह की भाषा, जिसको कि प्रशांत किशोर ने एक इशू बना दिया कि यहाँ कुत्ता बिल्ली भी कोई किसी को खड़ा कर देंगे जीत जाएगा, जैसे गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि भाई वो अभी भी उसी सपने में है कि जंगल राज जो है, जंगल राज का फार्मूला है, वो अभी भी चलेगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आपने जंगल राज का जो सबसे बड़ा सिंबल था सम्राट चौधरी, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। आप किस जंगल राज की बात कर रहे हैं? तो आपको कुछ ना कुछ नए तरीके से सीखना पड़ेगा, या जो मूड बदल रहा है उसको कैच करना पड़ेगा। देखिए, सबके जीवन में एक समय आता है कि चीजें बदल रही हैं उनके आसपास में, पर वो उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं, या अगर कैच भी कर पा रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि कैसे हम इसको एड्रेस करें, कैसे ये मूड में हम प्लग इन करके कनेक्ट हो जाए। और ये सिर्फ भाजपा की प्रॉब्लम नहीं है, ये विपक्ष की भी प्रॉब्लम है, राहुल गांधी की भी प्रॉब्लम है कि तेजस्वी यादव जो जो एक महीने के लिए लंदन थे, यूरोप थे, वो अचानक से आ गए और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज। तो प्रशांत किशोर बिल्कुल का यही मैं इम्पैक्ट जो कह है रही वो हूँ, बिहार में दिख रहा है। बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ कि जो नेताओं को हम देखते आ रहे हैं पिछले 10, 15, 20 साल से, आप अगर उनको देखेंगे, उन सब पे भी ये प्रभाव पड़ेगा कि जो पुराने तरीके हैं वो नहीं चलेंगे। और देखिए, देश की इतिहास में ऐसे ऐसे पीरियड आए हैं जब जनता पार्टी पैदा हुई थी, वो पूरा जो आंदोलन चला था 74 से लेके फिर इमरजेंसी हो गया, पर 77 में जाके इंदिरा गांधी को हटाया इन लोगों ने। वो आंदोलन भी जेन जी का था, उन जमाने का जेन जी था वो, बिल्कुल। छात्र थे वो सारे, है ना। अच्छा, फिर ये अन्ना हजारे की मूवमेंट जो चली थी, अब आप सोच लीजिए, ये छोटी सी पार्टी जो 2013 में पैदा हुई थी, वो जाके 2013 के दिल्ली के चुनाव ऑलमोस्ट जीत गए, ऑलमोस्ट जीत गए। एंड फिर 2015 में चुनाव हुए तो जीत गए, और कितनी बड़ी जीत हुई। मतलब जो दो एस्टैब्लिश पार्टीज थे दिल्ली में, बीजेपी और कांग्रेस, कांग्रेस तो खैर उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, बट बीजेपी जो पावर में नहीं रही 15-20 साल से, वो भी हार गए ये नई पार्टी। तो जो यंग पीपल हैं वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है, इतिहास हमको ये बताता है। और अगर हम देखेंगे आसपास के देशों में जो हुआ है, चाहे बांग्लादेश हो या नेपाल हो, young people want to experiment. So ये जो हमको ये मैसेज आ रहा है, जो लेसन आ रहा है
ये सीजेपी के जनजी आंदोलन से, या जो बांकीपुर में हुआ है, या दतिया का मुझे मालूम नहीं, दतिया थोड़ा सा अलग है बांकीपुर से, पर बांकीपुर से जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि यंग पीपल को आप डू नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। ये मत सोचिए कि यंग पीपल क्योंकि यंग है तो वो हमारे वो कब्जे में आ जाएंगे आसानी से, वे कुछ समझते नहीं है, ये पॉलिटिकल नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो हम सब ने, और मैं भी शामिल हूँ, सबसे जो बड़ी गलती जो हमने की थी वो ये था कि हमने सोचा जेन जी पॉलिटिकल नहीं है, पर वो बच्चों ने दिखाया, वो छात्र ने दिखाया हमको एक हफ्ते में कि कितने पॉलिटिकल हैं और कैसे कैसे जवाब दे रहे हैं, बहुत पॉलिटिकली मैच्योर जवाब दे रहे हैं। जब भी कोई जर्नलिस्ट ने पकड़ा है या जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उन्होंने, बहुत पॉलिटिकली मैच्योर जवाब दे रहे हैं। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए, और ये चैलेंज जो है सामने, ये सिर्फ भाजपा के लिए नहीं है, ये एस्टैब्लिश्ड ऑपोजिशन के लिए भी है कि कुछ कुछ अंडरकरेंट्स चल रहे हैं हमारी सोसाइटी में। ये अंडरकरेंट्स को कैसे आप पकड़ेंगे, कैसे आप इनको गैदर करेंगे, और इसको गैदर करके आप इसको इससे किस तरह का पॉलिटिक्स पैदा होगा। अब मुझे मालूम नहीं है कि बीजेपी में ये क्षमता है, कांग्रेस में ये क्षमता है कि नहीं। आई हाईली डाउट इट। दोनों ना एक्चुअली जिसको कहते हैं टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, या क्या कहते हैं उसको हिंदी में, एक चट्टे बट्टे के नहीं तो बीजेपी के नेता तो कहते ही हैं कि हम पावर में इसलिए इतने साल से बने हुए हैं कि हमारे सामने कोई अपोजिशन नहीं है। तो अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी का बड़ा क्रेडिट है बीजेपी की सरकार को बनाए रखने में। शंकर जी आप देख लीजिए 2024 में बीजेपी मेजॉरिटी नहीं जीत पाई, और मेजॉरिटी नहीं जीत पाई ऑपोजिशन की वजह से। ऑपोजिशन ने इनको, मतलब वो तो 400 के सपने देख रहे थे ना, 400 पार के सपने देख रहे थे, उनको 240 पे रोक दिया। और अगर कुछ कुछ प्रदेश में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत नहीं होती, जैसे उड़ीसा में तो और बिहार में तो बीजेपी शायद 200 तक भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो उनका गढ़ है यूपी, उसमें तो बहुत बड़ी हार थी बीजेपी के लिए। तो बीजेपी का डाउनस्लाइड एक्चुअली 2024 में शुरू हुआ। उसके बाद फिर बीजेपी ने ये असेंबली इलेक्शंस जीत लिए किसी न किसी तरह से, तो जो उनका डाउनस्लाइड है वो छुप गया। हम नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि हम तो इतने इम्प्रेस हो रहे थे कि अरे महाराष्ट्र भी जीत लिया, हरियाणा भी जीत लिया, उसके बाद बंगाल में भी जीत लिया। तो हमने ये नहीं देखा कि एक्चुअली ये जीत जो है ये एक क्या कहते हैं इसको, ये एक इल्यूजन है। ये एक्चुअली जीत में कोई सब्सटेंस नहीं था। जो डाउनस्लाइड है बीजेपी का वो 2024 में शुरू, और बीजेपी ने ये एड्रेस नहीं किया कि मतलब इस पे चर्चा नहीं की, कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया कि क्यों हम 2024 में पूरी मेजॉरिटी नहीं जीत पाए, क्या हो गया हमको। क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स में कोई चेंज नहीं आया है पिछले 2 साल में, वही पॉलिटिक्स पुराना जो चल रहा था वो ही चला रहे हैं, पर आज के दिन में नहीं चलेगा। और मैं एक चीज बताऊं, कल बात हो रही थी कुछ लोगों के साथ, और वो याद कर रहे थे कि 1962 में राम मनोहर लोहिया एक अकेले जीत के आए थे यूपी से, सोशलिस्ट पार्टी से, अकेले। पर एक अकेले आदमी को ने नेहरू को कितना हिलाया उस 1962 के बाद कितना हिलाया। तो ऐसे ही प्रशांत किशोर बेशक एक अकेले आदमी है बिहार के असेंबली में, पर जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ना सिर्फ सम्राट चौधरी और भाजपा को हिलाएंगे बिहार में, पर मोदी को भी हिलाएंगे यहाँ दिल्ली में। उसमें उन प्रशांत किशोर में इतनी मतलब पॉलिटिकल एक्यूमेंट है। तो देखिए आगे क्या होता है, बीजेपी कोई कोर्स करेक्शन कर पाएगी कि नहीं। मेरे ख्याल में वो करना चाहते हैं, पर कैसे करें वो ही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये छात्र की जब प्रोटेस्ट चला है एक हफ्ते से,
तो क्या किया इन्होंने? एफआईआर दर्ज हुए, एफआईआर अभी तक नहीं हटाए हैं, सरकार कोर्ट तक नहीं गई वो प्रोसेस शुरू करने के लिए कि एफआईआर हटाए जाए। ये लड़की ने, ठीक है उसने अच्छा वीडियो नहीं बनाया, पर फिर भी उसके पीछे जिस तरीके से राइट विंग के इकोसिस्टम के ट्रोल्स पड़े हैं, मतलब ये नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ सीखा है ये जेंजी प्रोटेस्ट से। ठीक है संजय, आपको क्या लगता है कि जो प्रशांत किशोर की जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से उन्होंने इस चुनाव को एक तरह से रेफरेंडम करार दिया था सम्राट चौधरी के ऊपर। आज भी उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री मैं तो प्रधानमंत्री को मैसेज देना चाहता था, प्रधानमंत्री को मैसेज मिल गया है कि आप अगर ऐसे करप्ट, ऐसे जंगल राज वाले सीएम को बना के रखेंगे तो फिर बिहार की जनता के साथ जो आप वादा किया था वो एक तरह से छल होगा। तो अगला जो उनका मोटिव है वो है कि चीफ मिनिस्टर को डिस्क्रेडिट करके उसकी इस तरह से हालात कर दिए जाएं कि चीफ मिनिस्टर बीजेपी रिप्लेस करे। अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा नहीं होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई आप कुशवाहा का ही बना दीजिए, अगर आपको लगता है कि इतना कास्ट अर्थमेटिक जरूरी है तो कुशवाहा के व्यक्ति को ही बना दीजिए, लेकिन कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, समझदार हो, जो कि एजुकेशन, शिक्षा, रोजगार पे बात कर सके, उस व्यक्ति को बनाइए। तो बीज एक तरह से प्रशांत किशोर अपना नैरेटिव डिक्टेट कर रहे हैं और लगता है कि बीजेपी उस ट्रैप में फंस रही है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये जो बांकीपुर का जो बाई इलेक्शन था, ये न सम्राट चौधरी के खिलाफ कोई मैंडेट है, न नवीन जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ। ये सीधा सीधी एक मैसेज है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी में भी वो पॉलिटिकल कैपिटल और पॉलिटिकल डिविडेंड इनके पास नहीं है कि वो इंडिया में। इलेक्शन तो लोकल था ना, इलेक्शन तो नितिन नवीन की सीट थी। Why I'm saying this? जस्टिफाई कीजिए बिल्कुल। क्योंकि वो जो सम्राट चौधरी को और बिहार में जो भी परिवर्तन हुए नीतीश कुमार के बाद, उसमें सीधी सेंट्रल लीडरशिप इन्वॉल्व थी। उन्होंने बीजेपी के वहाँ के एमएलएस का मत नहीं लिया, लोकल लीडरशिप का मत नहीं लिया, सीधे इन्वॉल्व थे। प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ही इन्वॉल्वमेंट था, तब वो परिवर्तन हुआ। जहाँ तक नवीन की जो चुनाव की बात है, उनका प्रेसिडेंट बनाना, वो भी सेंट्रल लीडरशिप ने चुना। आज तो ये मैसेज प्राइम मिनिस्टर मोदी को है। आज मैं मानता हूँ, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, कि जो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी में भी ये पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि इस देश में दोबारा वो इलेक्शंस अगर ऑनेस्टली हो तो जिता सकते हैं। बीजेपी में अभी वो लीडरशिप नहीं है, सेकंड रंग की तो पश्चिम बंगाल जीते हैं थोड़े दिन पहले। आई विल कम टू दैट। बिहार में अब आज बीजेपी में वो लीडरशिप नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इज ए स्पेंट फोर्स नाउ। अगर आज देखिए 2024 के जो उनको जो मैंडेट मिला, स्प्लिट वर्डिक्ट जो मिला, जो पूरा मैंडेट नहीं मिला, उसके बाद एक बीजेपी ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि नो दे आर स्टिल पॉपुलर, और इस वजह से एसआईआर और दूसरे कार्यक्रम लाकर उन्होंने 4-5 इलेक्शंस जीत लिए, रीजनल इलेक्शंस जीत लिए। लेकिन ये मैसेज देने के लिए कि दे आर स्टिल पॉपुलर, मोदी स्टिल मैटर्स इन इंडिया। आज देखिए एक छोटा सा बिहार, बांकीपुर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें बीजेपी के लिए एवरीथिंग इज सेफ। चाहे वो वहाँ पे न मुस्लिम वोट मेजॉरिटी है, न मुस्लिम वोट मैटर करता है, अपर कास्ट वोट है, मिडिल क्लास वोट है, सब चीज जो बीजेपी को जो आइडियल सिचुएशन चाहिए वो आइडियल सिचुएशन था। वो तो कई बार संजय ये भी होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है ना। आपको ये लगता है कि भाई हम इतनी सेफ सीट पे हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस, निश्चित रूप से ओवर कॉन्फिडेंस से आदमी डूब जाता है। वो ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम किसी को भी खड़ा कर देंगे, जीत जाएगा। और वहां पे एक जो वोटर का जो फटीक था, आपने किसी को भी खड़ा कर दिया। वोटर आपकी बपौती नहीं है कि आपने समझ लिया कि इतना % जो वोटर है हमारी बपौती है, हम किसी को भी खड़ा कर देंगे, लोग तो वोट डाल देंगे ही, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी से बंधे हुए हैं। वो शायद वो इसको आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अगर पूरे फलक पे बिठाएं कि क्या सचमुच एक मिडिल क्लास या देश की जनता है, उसमें एक फटीग आ रहा है बीजेपी को लेकर, प्राइम मिनिस्टर को लेकर, या फिर उनके जो प्रोग्राम हैं जो पहले अच्छे लगते थे
अब लोगों को लगता है हो गया यार, कितना वही बात आप कहोगे कि मेक इन इंडिया हो गया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई, तो आपको लगता है कि वो एक फटीग आ रहा है? मैं अब देखिए, ये इलेक्शन जो बांकीपुर का इलेक्शंस है, जस्ट 1 साल के अंदर ही आया, बिहार इलेक्शंस के 1 साल के अंदर ही आया, जहाँ पे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिला इस पार्टी को, बीजेपी प्लस जेडीयू को, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। उसके बाद आप एक सेफेस्ट सीट जो आप पिछले 30 साल से नहीं हारे हैं, अगर वहाँ हार रहे हैं तो दैट मीन्स कि इधर जो इलेक्शंस जो 1 साल पहले हुए उसमें कोई खामी थी, उसको उस वर्डिक्ट को मैनिपुलेट किया गया, पॉपुलर सेंटिमेंट था वो इलेक्शन रिफ्लेक्ट नहीं किया। उस समय तो वो 10,000 वाली जो स्कीम थी ना, वो उसके कारण आप कह सकते हैं कि बहुत सारी देखिए, एक बड़ा फैक्टर था उस इलेक्शन का। यस, वो भी बहुत सारी चीज है। स्टिल आपने वेस्ट बंगाल की बात की, वेस्ट बंगाल में स्टिल ओपिनियन इज डिवाइडेड कि क्या अगर SIR आप नहीं लाते वहां पे, क्या आप अगर इतने बड़े फोर्सेस को नहीं लगाते वहां पे बंगाल में, तो क्या जो वर्डिक्ट आज बीजेपी को वहां मिला, क्या वो वर्डिक्ट मिलता? डाउट है, बिकॉज यू डिड नॉट सी। हमने कभी भी क्वेश्चंस नहीं किए इलेक्शंस के रिजल्ट्स इंडिया में। अभी इस इधर 24 के बाद ही हम इलेक्शंस रिजल्ट्स क्वेश्चन करने लगे। हमारा इतिहास नहीं रहा है कि डेमोक्रेटिक मैंडेट को क्वेश्चन करने का। व्हाई वी आर क्वेश्चनिंग? बिकॉज हम देख रहे हैं, वी आर विटनेस कि जो कुछ गड़बड़ी है, कुछ मैनिपुलेशन है। इसलिए दैट्स व्हाट आई सेड कि आज अगर ऑनेस्ट इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से देश में इलेक्शन करा दे, तो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी विल आल्सो हैव अ टफ टाइम टू सिक्योर not a very simple majority for the BJP। नहीं पॉसिबल है। आज जो जेनजी का मूवमेंट है, जेनजी का मूवमेंट ये, और जो मूवमेंट जिस हिसाब से जो वाइड स्प्रेड था अक्रॉस इंडिया, बीजेपी आज 29 में से 20 से ज्यादा राज्य में रूल करती है, सब जगह वो पॉपुलर मूवमेंट था। ये सिंपली शो करता है कि देयर इज अ पॉपुलर एंगर अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज गवर्नमेंट। वो ये छोटे प्यादे तो कुछ नहीं है, ये हारेंगे। प्लस एक चीज और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए, बिहार में एक वैक्यूम है, पावर वैक्यूम। नीतीश एरा इज ओवर, लालू एरा इज ओवर। अब वो कोई बड़ा पॉलिटिकल फेस नहीं है, और प्रशांत किशोर एक ऑर्गेनिक वे में आ रहे हैं, एक फेस बनकर, और जो अपील करते हैं, बड़े बड़े सेकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपील करते हैं, बड़ा एक ऑर्गेनिक वे में एक क्रॉस द बोर्ड अपील करते हैं। तो एक समझिए कि एक ग्राउंड है, अभी वेरी फर्टाइल ग्राउंड है फॉर ए न्यू लीडरशिप टू इमर्ज इन बिहार और ऑल्सो इन इंडिया। तो ये है, अगर कांग्रेस भी आ जाए, अगर कन्हैया कुमार जैसे लोगों को वहां पे खुला मैदान छोड़ दे, खुलने दे कि आप अपनी राजनीति कीजिए, देखिए दे विल आल्सो सक्सीड। आने वाले वक्त में कांग्रेस मस्ट बी थिंकिंग आल्सो दैट वे। ये फर्टाइल ग्राउंड है आज बिहार में एक नए पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट का, जो बांकीपुर के हार के बाद और प्रशांत किशोर के जीत के बाद शुरू हुआ, जो रिफ्लेक्शन है वो, और आने वाले वक्त में ये कंसोलिडेट होगा, यही सिचुएशन, और एक नई लीडरशिप इमर्ज होंगे, नए अलायंस, नए कोलिशन, नए पॉसिबिलिटीज, पॉलिटिकल पॉसिबिलिटीज इमर्ज होंगे। सो बांकीपुर, आई डोंट थिंक इट्स वन मिडिल क्लास कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ लार्जर पिक्चर। ये एक नया पॉलिटिकल लैंडस्केप जो आने वाला है उसके तरफ हमें इशारा कर रहा है, जो हमें ये समझना पड़ेगा। आई थिंक दिस मैंडेट इज अगेंस्ट मोदी। शेखर, कई बार क्या होता है कि जब किसी भी स्टेट में किसी भी पार्टी का डोमिनेंस होता है, वो लगातार अगर एक डोमिनेंट पोजीशन में है, जैसे गुजरात का एग्जांपल ले लें, बीजेपी वहाँ डोमिनेंट पोजीशन में है, कई दशकों से है, तो कई बार होता है कि वहां पे डिसकंटेंट जो है वो लोकल लेवल पे, गवर्नेंस के लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे। पिछली बार जब हमने देखा था कि जब वहां पे बाढ़ आई थी और पानी भर गया था, तो छोटे छोटे शहरों में जो खुद बीजेपी के वार्ड काउंसलर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जनता सड़कों पे उतर आई थी। वैसे ही मध्य प्रदेश की स्थिति, क्या आपको लगती है कि इतने सालों से बीजेपी पावर में है और वहां पर बीजेपी के अंदर की जो अपनी इनफाइटिंग है, या फिर आप जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे कि आप एक राइट लीडरशिप को मौका नहीं देते हो? भाई शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीता के लाए
आपने उनको वहां से चीफ मिनिस्टर से हटा दिया। अगर मोहन यादव इतने काबिल थे तो आप उनको केंद्रीय कैबिनेट में ले लेते। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे सिंधिया अगर पॉपुलर हैं, अगर जाइंट लीडर अपने जमाने की रही है, तो उसको आप 60-65 साल की उम्र में क्यों सजा दे रहे हो? शिवराज सिंह चौहान की 64 या 65 उनकी उम्र होगी। आप एक नई लीडरशिप को मौका देते हो या देना चाहते हो तो उसको ग्रेजुअल मौका दो। आपने नितिन निबंध को सीधा उठा के प्रेसिडेंट बना दिया। आप जिसको विधायक का टिकट नहीं देते हो उसकी जगह सीधा आप उसको संसद में राज्यसभा का टिकट दे देते हो। तो कई बार इस तरह की स्थितियां जो है वो आपको जिसको कहते हैं गेन की जगह वो लॉस दिखने लगता है। आपको लगता है कि अमित शाह क्या ऐसे 5 कदम उठाएंगे? उनके लिए क्या 5 ऐसे सबक हैं? ठीक है, अमित शाह से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी को ही फैसला लेना है कि एक समय में जो फॉर्मूला चलता है दूसरे समय नहीं चलता, और राजनीति में वैक्यूम नहीं होता। देखिए विपक्ष 77 में क्या पार्टियां क्या थी, फिर भी जब पब्लिक का मूड और कुछ था तो सब इकट्ठे आए, 15-20 दिन में एक पार्टी बन गई, नया सिंबल मिला, कंटेस्ट किए, जीत गए। लेकिन ये भी हमें याद रखना है शंकर जी कि इस चुनाव को या ये जो परिणाम आ रहा है या सीजेपी प्रोटेस्ट को कभी कभी अब ओवर एनालाइज भी कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि बस खत्म हो गया, मोदी जी गए, ये है बंगाल का वर्डिक्ट, ये सब मिक्स करके हम देखिए, हमारी मन में कोई भी अभिलाषाएं हो बीजेपी को लेकर या मोदी को लेकर, वो अलग बात है। लेकिन रियलिटी क्या होता है कि जहां भी किसी पार्टी के लिए सेटबैक होता है तो जरूर जमीन पर कारण होगा, वो कारण अलग अलग होगा। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री को लेकर भी देखिए, आप क्या है, आपने कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में, शिवराज सिंह चौहान के बारे में, देखिए क्या है कि जब ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री पे हो और सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री को जाए, जब इस तरह की परिस्थिति बनती है तब डिस्क्रेडिट भी आपको जाएगा। तो आपको एक प्रकार से फिर वो कलेक्टिव स्पेस देना पड़ेगा और एक कलेक्टिव लीडरशिप प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। देखिए कभी कभी एक सिंगल लीडरशिप फोकस आपको फायदा देता है, वो एक समय था, क्योंकि आप कॉन्सेंस एक आपने देखा कोalition पॉलिटिक्स 2014 में क्या हुआ था, उससे पहले जो 10 साल का क्या था, यूपीए पॉलिटिक्स 1 और 2 को लेकर जिस तरह पब्लिक के अंदर एक प्रकार से एक इंप्रेशन बन गया, उसका रिजल्ट था वो। फिर 2014 से, फिर 2004 से भी देखिए, 2004 में तो कोई इकट्ठे नहीं आए थे। और एक बात अभी मन रखना है शंकर जी, कांग्रेस इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, उसके बाद तो कभी 150 नहीं पार पाए। बेस्ट ऑफ रिजल्ट कांग्रेस को एक तो 35 था, 132 था 96 में। आपको इधर भी 2004 में भी कितना मिला था, कांग्रेस कभी 200 पार नहीं किए, अकेले बीजेपी ने 240 पार किए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारी एक ओवर एंथुसियाज्म, भाई बीजेपी जा रही है, मोदी जी गिर रहे, ऐसा ना सोच के अगर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट तरफ देखे, देखिए फिर भी बीजेपी के 240 मिला है। तो अब ये पार्टी तो खूब करप्शन करेगी, ऐसा नहीं है करप्शन नहीं करेगी। आप जब भी बीजेपी को देखो, विपक्ष भी देखो। अब कर्नाटक में क्या हो रहा है, क्या कर्नाटक में आने वाले 28 चुनाव में कांग्रेस आसानी से फिर दोबारा आएगी पावर में? जिस तरह मंत्रिमंडल को लेकर चल रहा है, सिद्धरामैया को हटाना, इनको बनाना, मंत्रिमंडल का विस्तार, लगातार एक ही बात चल रहा है, कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा। तो कांग्रेस के प्रति वहां पॉपुलैरिटी बढ़ रही है घट रही है? सारे विश्लेषण, सारे फोकस क्या है, कौन मंत्री बना कौन रह गया। जो रह गए ओपनली बोल रहे हैं। भाई कम से कम बंकीपुर के बाद तो वोट चोरी की बात तो नहीं करेंगे आप। बीजेपी हारती है तो चुनाव प्रक्रिया ठीक है, अगर बीजेपी जीत रहे थे नो गोलमाल हो गया, विश्वास नहीं कर सकते। बंगाल क्या है, अरे बंगाल के बारे में बोलने से पहले बंगाल जाते। मतलब इस तरह स्वीपिंग रिमार्क्स करके स्वीपिंग ये करना, ये एनालिसिस नहीं है। आपकी इच्छा ठीक है, आपको मोदी पसंद नहीं है अलग बात है, लेकिन यहां पे हम विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए विश्लेषण में ये याद रखिए जरूर, बीजेपी अकेले भी 240 मिला ना, बिल्कुल। आज कल चुनाव होगा फिर भी 200 पार करेगी, ऐसा नहीं है। और क्या कांग्रेस उस स्थिति में पहुंच गई है तो 150 क्रॉस करने का?
और नहीं, ये शेखर, नहीं, उसमें देखिए, सवाल ये है कि अगर कांग्रेस की जो इनफाइटिंग है जो कर्नाटक में हो रही है या पूरे देश में हो रही है, तो उसकी सजा तो कांग्रेस भुगत ही रही है। कांग्रेस इसीलिए तो नहीं विपक्ष में बैठी हुई है। नहीं, यही मैं कह और रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, विपक्ष की बैठने की बात नहीं है, मैं ऑल्टरनेट की बात कर रहा हूं। हम्म, देखिए, अगर बीजेपी के खिलाफ एक फ्रंट आना है तो कांग्रेस उसमें सेंटर रहेगी। बिना कांग्रेस कोई सेंटर नहीं बनेगा, बिल्कुल। बिना कांग्रेस फ्रंट नहीं बन सकता। वो 96 पीरियड कतई सोनिया गांधी या राहुल गांधी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि और कोई ग्रुप आ जाए सामने और कांग्रेस पीछे सपोर्ट करे, ये कभी नहीं होगा। वो पीरियड अलग था, नरसिम्हा राव के पीरियड था। अब इस पीरियड में राहुल गांधी क्या किसी भी हालत हो, वो नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पीछे से बैक करे। तो कांग्रेस को निश्चय ना केवल 100 से ऊपर आना है, कम से कम 150 पार करना है। जब 150 बीजेपी के लिए पार करना कभी भी मुश्किल नहीं रहा है। और शेखर, सवाल तो ये है कि इससे सिर्फ बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को सीखने की जरूरत है। जिस बिहार में कांग्रेस का वोट शेयर अभी भी एक साइजेबल वोट शेयर है कांग्रेस के पास में, आप क्यों नहीं एक अलायंस, आप प्रशांत किशोर को अडॉप्ट कर लो। प्रशांत किशोर को पार्टी में, आप जो पिछली बार प्रशांत किशोर आपके पास आए थे विजन डॉक्यूमेंट लेके, तो अगर आप स्मार्टली बिहेव करते तो प्रशांत किशोर को बिहार का जिम्मा दे देते। आज की तारीख में प्रशांत किशोर ने प्रूव कर दिया है। तो कांग्रेस को ज्यादा सीखने की जरूरत है, आरजेडी को ज्यादा सीखने की जरूरत है। बीजेपी को तो पावर में है तो बीजेपी को तो सीखने की जरूरत है ही, लेकिन अपोजिशन जो पार्टियां उनको भी सीखने की जरूरत है। वो अगर सोच रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाई अपोजिशन का स्पेस जो है, आप ये मत समझिए कि हमारी बपौती है, आप नहीं तो कोई दूसरा अपोजिशन का स्पेस ले लेगा, जो प्रशांत किशोर ले रहे हैं बिहार में। प्रशांत किशोर, देखिए, प्रशांत किशोर इस विक्ट्री को स्वयं बड़े रूप में नहीं ले रहे हैं। देखिए, अगर विपक्ष का विक्ट्री होता तो आरजेडी जीतना था ना वहां पे, यस, वो लोग जीतना था। वो तो कहां जीते, वो तो डिपॉजिट हार गए आरजेडी। वो बात नहीं है। देखिए, यहां पे कारण, अंदरूनी कारण ज्यादा है। अंदरूनी कारण से वजह से ये हुआ वहां पे, और कैंडिडेट बदलना, बीच में बदलना। अच्छा, नितिन का एक क्या था, पहले नितिन नबीन का कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काफी काम किए और एक अच्छे मंत्री के रूप में, एक परफॉर्मिंग मिनिस्टर के रूप में था। बिल्कुल। क्या वो ठीक सीधा अध्यक्ष बनने का वो जो कोर्स है, जो बिग लॉन्ग जंप है, वो सही फैसला था, वो अलग बात है। तो क्या है शंकर जी, देखिए, ये समय में कई ऐसी सेटबैक्स आ रहे हैं। अब सारा फोकस रहेगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ा ये होगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में इस तरह के कारण को अगर नजरअंदाज करते हुए बीजेपी के लिए स्लाइड हो गया, बड़ा स्लाइड, क्योंकि वहां पे 403 सीट है, आपको तो 200 पार करना ही है वहां पे। मान लीजिए वहां कम हो गई तो फिर तो कई चीजें बदल जाएगी, हमारी विश्लेषण बदल जाएगी, ये बदल जाएगी। लेकिन कम से कम जब भी बीजेपी हारती है, जो मोदी विरोधी जो एनालिस्ट है उनको थोड़ा विश्वास फिर आ जाता है इलेक्शन कमीशन पे और ईवीएम पे। तो कुल मिलाकर जो बड़े सवाल हैं कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत ने और बीजेपी की हार ने पूरे देश के सामने खड़ा किया है। उसी तरह से जंतर मंतर के आंदोलन ने पूरे देश के सामने सवाल खड़े किए हैं कि देश में कुछ बदल रहा है और पॉलिटिकल पार्टियों को उनसे सीखने की जरूरत है, उस नब्ज को पकड़ने की जरूरत है। आप रिडिक्यूल करके, उसको नजरअंदाज करके, आप उन्हें अपमानित करके उस नब्ज को नहीं पकड़ सकते। शायद उसका खामियाजा अगर आप रिडिक्यूल करेंगे तो और वो बाउंस बैक करके आपके लिए पॉलिटिकली इलेक्टोरल तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। शेखर, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरती, आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डेली वक्त के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.